बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अगर आप गौर करें तो ये मैंने जैसे आपके सामने लिखा है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म को शो करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। उससे पहले मैं ये बताऊं कि ये एक म्यूचुअल फोर्स है और म्यूचुअल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसमें दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं। जैसे Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो बिल्कुल इसी तरह जो Q2 है वो Q1 के ऊपर भी फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो पहली बात तो ये है ये इक्वल होती हैं और ये ऑपोजिट होती हैं। क्या होती हैं? ये दो इनकी शराइत होती हैं। यूँ कह लें कि अगर ये होगा और ये ऐसा ही होता है। अगर आपके इस इल्म में ये बात आती है तो यह मैं बताऊंगा कि क्योंकि हमने बात पढ़ी है ये वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म आपने पहले बात पढ़ी होगी कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है यूनिट वेक्टर। और आपको याद होगा कि जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन को शो करता था। यहाँ मैंने आपको ये जो चीज़ मिकदार है, जो वैल्यू है 10 न्यूटन फोर्स लग रही है या 50 न्यूटन फोर्स लग रही है, वो मैग्नीट्यूड है। उसकी डायरेक्शन क्या है, ये अगर इन्वॉल्व होगी तो ये ऑटोमेटिकली वेक्टर फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। जैसे मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मेरे पास एक फोर्स है F, जिसको मैंने पढ़ा, आपको कल पढ़ाया था कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अगर मैं इसको, ये मैग्नीट्यूड ये क्या है, लेकिन इस मैग्नीट्यूड को जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा तो मैं फ़र्ज़ कर ले मैं करता हूँ F21, यहाँ लिखूँगा K की वैल्यू पुट कर दूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 वैसे है, Q2 वैसे है, R स्क्वायर वैसे है। मैंने 21 लिखा तो 21 से मुराद ये है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। यानी जो यहाँ देखें कि Q2 के ऊपर फोर्स लग रही है लेकिन लगा कौन रहा है, Q1। तो आप इसको लिखेंगे F21, क्योंकि आप डायरेक्शन शो कर रहे हो तो लिहाजा आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ये मैग्नीट्यूड है इतना हिस्सा, इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी R21। और आपने ये बात पढ़ी है जब भी डायरेक्शन शो करते हैं उसके ऊपर कैप मेंशन करना होता है। बात फॉलो करके अगर F21 ये है तो इधर फिर क्या करेंगे, इधर आपको एरो शो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बात पढ़ी है मैग्नीट्यूड के ऊपर तो एरो नहीं आता, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म आती है उसके ऊपर एरो मस्ट होता है। अगर F21 ये है तो F12 क्या होगा, अंडरस्टूड बात है। F12 बिल्कुल उसी तरह जो है मिकदार में इक्वल, जैसे मैंने आपके सामने बयान किया, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो आप इसे क्या लिखेंगे, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और R21 की जगह क्या बन जाएगा, 12। ठीक होगी बात, क्लियर? अगर आपको यहाँ तक ये बात समझ आती है तो अंडरस्टूड बात है। हमें एक और चीज़ पता चल गई कि जो ये R21 है, R12 है, ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि ये बोल रहा है कि जो फोर्स है वो एक्सर्ट ऑन चार्ज Q2 बाय Q1, यानी जो राइट पे है वो लगाता है फोर्स, जो लेफ्ट पे है उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो मैं यहाँ फिर ये बात कर सकता हूँ कि जो R12 है ये बराबर है R21 के, इक्वल तो है लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो अंडरस्टूड बात है, हम ये भी लिख सकते हैं कि F12 जो है ये बराबर होगा F21 के, लेकिन इनकी भी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। यहाँ तक मेरी बात यकीन आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि जो सादा लफ्ज़ हम ये कह सकते हैं जो कूलम्स लॉ है, एक्चुअली दैट इज़ ओबेइंग द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट दोनों, ये न्यूटन के तीसरे लॉ को ओबे करता है। जैसे यहाँ देख लें, कूलम्स लॉ इज़ इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये एक मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है कि कूलम्स लॉ किसके अकॉर्डेंस काम करता है, तो आप कहेंगे वर्क्स बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। आज हम ये आर्टिकल वाइंड अप कर देंगे। इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अच्छा, एक बात बताएं, अगर मैं दो चार्जेस के दरमियान कोई भी चीज़ रख दूं, जैसे आप दो पर्सन बैठे हैं, आप में और आप में दोनों का अपना एक फील्ड है, मैं दरमियान में एक
इंसुलेटर रख देता हूँ, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कम होगी या ज़्यादा होगी? वेरी वेल, कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम रख देंगे तो उनकी जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी फ्री स्पेस के निस्बत। अब फ्री स्पेस के लिए हम यूज़ क्या करते हैं? फैक्टर एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं, और एप्सिलॉन आर जो है इसे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया? ये मीडियम के लिए आ गया। आप यहाँ पढ़ें कि एफ़ आपने पढ़ा था, क्या था? एफ बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ आपको एप्सिलॉन आर लगाना पड़ेगा। ये बताता है कि आपने उसके अंदर क्या रख दी है? मीडियम रख दी है। उसके बाद आप उसे अभी, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर आपने लिख दिया। और आप इस बात पे गौर करें तो मैंने एप्सिलॉन आर और फोर्स का जो ताल्लुक है ये डायरेक्टली है इन्वर्सली है? जब इन्वर्सली है तो एप्सिलॉन आर क्या शो कर रहा है? जब इसकी मिकदार बढ़ेगी तो ये फोर्स क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मीडियम रखने से आप इस नई फोर्स का नाम रख दें एफ प्राइम। क्या रख दें? तो आपने ये बात पढ़ी है कि यहाँ से लेके ये जो हिस्सा है ये एप्सिलॉन आर को छोड़ के ये सारा तो एफ है, ठीक है? तो आप और करें, एप्सिलॉन आर अकेला छोड़ दें, बाकी तो एफ है। तो आप एफ प्राइम को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि जो एफ प्राइम है वो एक्चुअली बराबर है एफ बटा एप्सिलॉन आर। ये बात फॉलो करके यहाँ से अगर एप्सिलॉन आर निकालना चाहूँ तो ये क्या बनेगा? एफ बटा एफ प्राइम, ऐसे ही होगा। अगर मैं यहाँ से एफ निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? एप्सिलॉन आर इंटू एफ प्राइम, या सादा लफ्ज़ों में एफ बराबर है एप्सिलॉन आर एफ प्राइम। मुझे एक बात बताएं, अब ये फोर्स बड़ी होगी, ये फोर्स बड़ी होगी। यहाँ एफ जो फोर्स है जो फ्री स्पेस में थी, ये किस में? ये ज़्यादा होगी एफ प्राइम से। क्यों? वही एफ प्राइम को इससे ज़रब दें तो ये बनती है। इट मीन्स ये बड़ी है। ये दो प्रोडक्ट हो तो तब ये चीज़ आती है। इट मीन्स कि हमारे पास ये सिंगल इन दो की ज़रब के बराबर है। तो ये फोर्स जो है ये क्या है? ये भारी है या ये ज़्यादा है। हम कह सकते हैं फॉर वैक्यूम, जब हम वैक्यूम की बात करते हैं फ्री स्पेस की, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल टू 1। जब भी फ्री स्पेस होगी, जब आप इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो एफ प्राइम के बराबर आ जाएगा। यानी हम एयर की बात करें, फ्री स्पेस की बात करें, तो यहाँ हमारे पास क्या होता है? इसकी वैल्यू 1 होती है। और जब एयर के लिए इसकी वैल्यू हम तकरीबन 1 के बराबर होती है, 1.0006। ये बात फॉलो कर रहे हो? तो अब आप रिलेटिव परमिटिविटी की जो ऐसे हमने एप्सिलॉन आर कहा था, एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन क्या करेंगे? अगर आप नोट करें तो यहाँ देखिएगा, एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन बनती है एफ बटा एफ प्राइम, यानी फ्री स्पेस में और ये किसी मीडियम की मौजूदगी में, दोनों की अगर रेशो ले लें तो हमारे पास एप्सिलॉन आर आ जाएगा। उसने बोला इसकी डेफिनेशन फिर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी या और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम टू का माने ओवर आप लगा दें द फोर्स, इधर पेंसिल पे देखिए, द फोर्स व्हेन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज डाइलेक्ट्रिक। मीडियम का माने डाइलेक्ट्रिक है, यानी आपने जो वैक्यूम है और इसमें आपका डाइलेक्ट्रिक जो रखा है, इन दोनों की रेशो ले लें तो आपके पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमारा आज का जो आर्टिकल है ये वाइंड अप होता है। दैट इज़ एक्चुअली कूलम्स लॉ। ठीक हो गया भाई? ठीक है, आप में से सबको समझ आ गई इस चीज़ की? जी, आप पूछिए, आप समझ। F1 2 और 2 1 क्या है? देखो, आप लिखते हो F1 2, ये 2 किधर आ रहा है? राइट साइड पे। ये देखो ना, 1 और 2, 1 किधर आ रहा है? लेफ्ट साइड पे। और 1 के ऊपर, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ बात रखी, 1 के ऊपर फोर्स लग रही है। यहाँ देखें, ये देखो, यहाँ जिसको मैंने ये बोला, आप वो निकालें ज़रा, बुक निकालें, मैं वहाँ भी क्लियर कर दूँ आपको।
ये 2 के ऊपर फोर्स लग रही है, 1 चार्ज लगा रहा है। 1 2 से मुराद है 1 के ऊपर फोर्स लग रही है, दूसरा चार्ज लगा रहा है। जैसे आप यहाँ बुक पे देखिए, बुक पे कंसल्ट कीजिए, क्या है F21 क्या है, F21 है फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। यानी जो चीज़ राइट पे लिखी जाती है वो फोर्स लगाती है, जो लेफ़्ट पे लिखी जाती है उसके ऊपर फोर्स लगती है। जी कोई सवाल आप इसके मुतल्लिक़ है तो आप पूछ सकते हैं, डायग्राम पे भी गौर कीजिए, ठीक है बात। यहाँ बात एक और इन्फॉर्मेशन है कि ऑप्शन आर अनडिफाइंड होता है मेटल्स के लिए, ये मल्टीपल चॉइस है, ज़हन में रखना। जो ऑप्शन आर होता है ये क्या है, अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू लामहदूद होती है मेटल्स के लिए। और मीडियम में दोनों की ज़रब होती है, ऑप्शन नॉट और ऑप्शन आर की। और ऑप्शन इसमें जो ऑप्शन होता है हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि आपने देखा कि फ्री स्पेस में ये 1 होता है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है, ठीक है बात। और ये जो चार्ल्स कूलम्ब था, आप नोट कीजिए कि ये 1736 में पैदा हुआ और 1806 में फौत हो गया। आप इसकी उम्र निकालिएगा कितनी थी, ठीक है, क्योंकि आपकी इस तरह इल्म में भी होना चाहिए। जल्दी निकालें। जल्दी करें, जल्दी कितनी बनती है यार, 70 साल बनती है। बड़े आप स्लो सो फास्ट, आप एक्चुअली हो बायो के ना, आपके लिए भी समझना मुश्किल हो जाता है। चलो लेकिन फिर भी हमारे जो मैथ बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।